Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the primary hyperparathyroidism. ठीक है, and this is a part of general surgery section, so we will discuss the surgery portion only, not the medicine. We will touch the medicine also, but our main focus is on the general surgery portion. ठीक है. So first of all we are starting with the definition of the primary hyperparathyroidism. It is defined as the hypercalcemia in the presence of unsuppressed absolutely high level of parathyroid hormone इन द ब्लड. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो कैल्शियम रेज्ड होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा. नंबर 2 चीज़ क्या होगी, पीटीएच हाई होगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें होंगी. एंड जो पीटीएच की लेवल होगी वो सप्रेस्ड नहीं होगी. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. ठीक है. नाउ इसके जो कॉजेज़ हैं, सबसे जो इसका मेन कॉज है, इट इज़ दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड. इसके जो लोब्स होते हैं उसके चारों एंड्स के ऊपर ना जो मोती का दाना होता है, उस दाने के जितना ना ग्लैंड होते हैं. ठीक है, 4. उसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड बोलते हैं. ठीक है, दिस इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. एंड इस जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, प्राइमरी का मतलब होता है द प्रॉब्लम इज़ इन द ग्लैंड. मतलब क्या, ग्लैंड में प्रॉब्लम है. ठीक है, अब वो जो ग्लैंड में प्रॉब्लम है, या तो वो फिर पीटीएच हाई प्रोड्यूस करेगा. अब वो पीटीएच हाई कैसे प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू द ट्यूमर्स. एडिनोमा भी हो सकता है, एंड हाइपरप्लेजिया भी हो सकती है, एंड कार्सिनोमा भी हो सकता है. ठीक है, एडिनोमा होगा तो पीटीएच बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. हाइपरप्लेजिया की वजह से भी पीटीएच बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड कार्सिनोमा की वजह से भी पीटीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है. एंड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं, ग्लैंड में मसला नहीं है, लेकिन सेकेंडरी कॉज की वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है. लाइक सीकेडी की वजह से क्या होता है, इन सीकेडी देयर इज़ हाइपर एब्जॉर्प्शन. मतलब कि जो रीअब्जॉर्प्शन है फास्फोरस की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. दिस फास्फोरस स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पीटीएच फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ सीकेडी लीड टू द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को. ठीक है, अभी जो है ना इस पर फोकस करें, प्राइमरी पर, बिकॉज प्राइमरी अगर आपको समझ में आ गया तो सेकेंडरी भी आ जाएगा. ठीक है. सो 80 to 90% ऑफ द कॉजेज़ में, 80 to 90% ऑफ द कॉजेज़ में जो है ना पैराथायरॉयड का एडिनोमा होता है. ठीक है. एंड बाकी जो कॉजेज़ हैं उनमें कुछ में जो है ना आइट्रोजेनिक कॉजेज़ होते हैं. आइट्रोजेनिक कॉजेज़ में आपके पास क्या आता है, लिथियम आता है. ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से जो है ना पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो इट विल लीड टू द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है. सो लिथियम टॉक्सिसिटी आपको याद होनी. एक इसमें ना एक सिंड्रोम होती है जिसको हम बोलते हैं हम क्या, फेमिलियल हाइपरकैल्सीमिक हाइपरकैल्सी यूरिक हाइपरकैल्सीमिया. कैल्सी यूरिया भी होगा और हाइपरकैल्सीमिया भी होगा. ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें होंगी. जो है ना इसकी कैल्शियम की जो है ना आपके पास क्या, रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, और हाइपरकैल्सी यूरिया मतलब क्या, जो कैल्शियम है वो आपके पास क्या, यूरिन में भी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होगा. ठीक है, दिस इज़ अ फेमिलियल वन. इसमें जो इसका रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर में ना जो कैल्शियम जहाँ पर एक्ट करता है वहाँ पर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ दैट थिंग. एंड एक चीज़ होती है, एक इसमें कैल्शियम होता है, एक होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम, एक होता है आपके पास क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैल्शियम. इन दोनों में ना फ़र्क है. अब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैल्शियम है, दिस inhibit
the messenger RNA production. This messenger RNA is going to produce the PTH. ठीक है, while ionized calcium it stimulate the RNA production. It stimulate the messenger RNA production. This will stimulate the formation of the PTH. ठीक है, so this will lead to the formation of not the actual parathyroid hormone. This will lead to the formation of parathyroid hormone release पेप्टाइड PTHRP. ठीक है, दिस इज अगर आपके पास के ब्लड में ये चीज़ प्रेजेंट है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज जो पेप्टाइड, दिस इज़ जो ना आपके पास क्या फीचर ऑफ हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू द मैलिग्नेंसी. दिस इज़ ड्यू टू द हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू मैलिग्नेंसी. दिस इज़ द डिफरेंस. ठीक है, अगर PTHRP रेज्ड है तो वो आपके पास क्या ड्यू टू द मैलिग्नेंसी होगा. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कॉजेज़ एंड द जो ना जो इसके जो कॉजेज़ हैं और थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्शन उसका बता दिया. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस कि जो ना आपके पास के ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है, अब PTH अगर PTH रेज्ड है, ठीक है, PTH आपके पास क्या 3 चीज़ों पर वर्क करेगा. ठीक है, एक तो किडनीज़ के ऊपर वर्क करेगा, GI सिस्टम पर वर्क करेगा एंड बोन्स के ऊपर वर्क करेगा. ठीक है, इन किडनीज़ यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी. ठीक है, PTH आपके पास क्या करेगा, यहाँ पर सेल होते हैं जो DCT है, DCT के सेल्स के ऊपर ना कैल्शियम सेल्स को एक्टिवेट करेगा. वहाँ पर रिसेप्टर्स आएंगे, कैल्शियम के रिसेप्टर्स आएंगे, दे विल रीअब्जॉर्ब द कैल्शियम. ठीक है, सो एंड दिस कैल्शियम विल स्पिल आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी एंड इन द GI ट्रैक्ट देयर इज़ आल्सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम. एंड कैल्शियम वहाँ से भी कैल्शियम के पास क्या ब्लड में आएगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें होंगी. बट यहाँ पर क्या होगा, अगर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा तो फास्फोरस की यहाँ पर क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी. ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस क्या होगा, उसकी एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी. सो द फास्फोरस की जो लेवल है इन द ब्लड वो बिल्कुल कम हो जाएगी. वाइल जो कैल्शियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो क्या होगा, उसकी जो लेवल है वो ब्लड में कैल्शियम की लेवल रेज्ड होगी. ठीक है, एंड PTH की भी लेवल यहाँ पर रेज्ड होगी. ठीक है, एंड PTH वर्क ऑन द जो आपके पास क्या बोन्स, यहाँ पर ये एक्टिवेट करेगा किसको, ओस्टियोब्लास्ट को. ये ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा एंड देन ओस्टियोब्लास्ट विल एक्टिवेट दिस ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द बोन्स. इट विल ब्रेक डाउन द बोन्स. ठीक है, एंड इन बोन्स यू विल गेट osteopenia. You will get osteopenia due to the breakdown of the bones. ठीक है, and sometime you may get the pseudo gout. Why? Because there is deposition of the calcium pyrophosphate crystals in the bone as well. This is deposition of the calcium pyrophosphate deposits. ठीक है, it will lead to the acute pseudo gout. एंड समटाइम यू में गेट ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, बोन की ब्रेकडाउन हो रही है ना, बोन की ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पर फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो जाएगी इनटू द लेकुना. यहाँ पर एक तो लेकुन बन जाएगी लेकुन की वजह से, बिकॉज यहाँ पर जो लेकुना है यहाँ पर लेकुनी बन जाएगी. उस लेकुनी को हम बोलते हैं क्या, हाउस शेप्स लेकुना है. ठीक है, यहाँ पर एक लेकुनी बन जाएगी, स्पेस बहुत कम है. इस लेकुनी को हम बोलते हैं क्या, हाउस शेप्स लेकुना. एंड इन दिस लेकुना देयर इज फाइब्रस रिप्लेसमेंट. देयर इज फाइब्रस replacement in this lacunae, and this fibrous replacement is known as the osteitis fibrosa cystica. Many of the patients present with this
कंडीशन ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसी जो है ना आपके पास क्या कंप्लेन इसी फीचर के साथ ना वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड अगर ये ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका आपको स्कल के बोन्स में मिल रही है, अगर वहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रही है फाइब्रस, तो वहाँ पर आपको साल्ट एंड पीपर अपीयरेंस मिलेगी ऑफ द स्कल। दिस इज़ sometimes help in the diagnosis as well, ठीक है। And there is also a subperiosteal resorption. This subperiosteal resorption is due to the phalangeal tuft, जो phalanges के ऊपर tuft होता है ना, वहाँ पर उसमें ना resorption होगी, ठीक है। Subperiosteal resorption. And the most important feature of the primary hyperparathyroidism is nephrolithiasis. This कैल्शियम जो हाइपर कैल्सीमिया हो रही है, दिस हाई लेवल ऑफ द कैल्शियम विल लीड टू द स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनीज। दिस इज कैल्शियम, this calcium is deposited into the kidneys and this will lead to the nephrolithiasis। यहाँ पर मैंने कैल्शियम स्टोन लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो नेफ्रोलिथाइसिस होगा, ठीक है। नेफ्रोलिथाइसिस 80% of the patients presents with the nephrolithiasis एंड फर्स्ट जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो ये होती है एंड जो सेकंड होती है वो ओस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका होती है, ठीक है। लेकिन ओस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका भी होती है, मैंने वहाँ पर बोला था मोस्ट कॉमन होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन नेफ्रोलिथाइसिस होती है, सॉरी, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पर इसमें एक चीज़ होती है, एक पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा विद द हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया and low level of the parathyroid hormone. This is a characteristic of a disease known as a Jensen's disease, which is a autosomal dominant disease. This is a characteristic of Jensen's disease. Jensen's disease में ही आपको सिर्फ यहाँ पर जो चेंज आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन लो है, लेकिन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या है, देयर इज़ नो जो आपके पास क्या सप्रेस्ड लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, उसमें सप्रेस्ड लेवल ही नहीं है, उसमें अनसप्रेस्ड है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। वाइल इन द जेंसन्स डिजीज देयर इज लो लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। एंड इन GI tract you may get the ulcers and vomiting as well, and because due to this whole clinical features and pathophysiology, पेशेंट में गेट द साइकियाट्रिक जो आपके पास क्या मूड स्विंग्स भी होते हैं उनमें, ठीक है। सो मूड स्विंग्स भी होंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक नमूना क्या, ठीक है। बोन्स, स्टोन्स, ABD abdominal groans एंड साइकियाट्रिक ओवरटोन्स, ठीक है। बोन्स यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर बोनी पेन होगा, ठीक है। बोनी पेन क्यों होगा, बिकॉज देयर इज़ बोन डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से नर्व पाथवेज जाएंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे, वो पेन फील होगा, ठीक है। बोनी पेन एंड नेफ्रोलिथाइसिस ये दोनों कॉमन प्रेजेंटेशन होती हैं एंड ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड बोन्स, स्टोन्स, abdominal groans, अल्सर्स एंड साइकियाट्रिक ओवरटोन्स, ठीक है। abdominal groans में आपके पास क्या, नेफ्रोलिथाइसिस में आपके पास क्या, फ्लैंक पेन भी होगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड एक चीज़ जो है ना इसमें नाउअडेज होती तो नहीं है, लेकिन विच इज़ अगर वो प्रेजेंट है सो इट इज़ अ डायग्नोस्टिक वन, ठीक है। इन कॉर्निया रेड पेन, अगर कॉर्निया में आपको कैल्शियम की डिपोजिशन मिलती है, इट विल लीड टू अ disease known as a band keratopathy. It is band keratopathy. Band keratopathy is a diagnostic of primary hyperparathyroidism, ठीक है। This is important thing. So this is all about the clinical features and pathophysiology, ठीक है। So let's move on to the अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ,
एक चीज़ होती है इसमें हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस। हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस बेसिकली होता क्या है, इट इज़ कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज्ड होगा, अब्डोमिनल पेन भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, डिहाइड्रेशन भी होगी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, डिहाइड्रेशन, एंड यूरिया भी होगा, ठीक है, एंड शॉर्ट क्यूटी एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, दीज टू चेंजेस आर वेरी इम्पोर्टेंट। सो इसके लिए आपको ईसीजी करवानी पड़ेगी, ठीक है, तो रूल आउट द ईसीजी और ईकेजी चेंजेस, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगी कि ये जो है ना आपके पास क्या पेशेंट जो है ना सीरियस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ये जो फीचर्स हैं, कन्फ्यूजन, अब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एन्यूरिया एंड ईसीजी चेंजेस जो हाइपर कैल्सीमिया में होती हैं। सीरम कैल्शियम वहाँ पर कितना हो, ग्रेटर देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर हो, ठीक है, दिस इज़ नोन एज अ हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, ठीक है। अगर कैल्शियम की लेवल 3.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है एंड प्रेजेंस विद द हाइपर कैल्सीमिक सिम्टम्स, इट इज़ नोन एज द हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, ठीक है। एंड द फर्स्ट थिंग in the hypercalcemic crisis is to rehydrate the patient, not the diuresis, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे वो डिहाइड्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नॉट जो है ना आपके पास क्या डायूरेसिस जो ना फोर्स डायूरेसिस नहीं करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही पेशेंट आएगा हाइपरकैल्सीमिया वाला, हम यूजुअली इमरजेंसी में क्या होता है, लगा दे भाई उसको जो है ना आपके पास क्या डायूरेसिस डायूरेटिक्स लगा दें, ठीक है। सो आपने ख्याल करना है, सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, रिहाइड्रेट करना है विद द नॉर्मल सलाइन, ये मैनेजमेंट में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस, ठीक है। And if the serum calcium level is greater than 4.5 millimole per liter, it will lead to the coma and cardiac arrest. And this may lead to the death of the patient as well, ठीक है। So now let's move on to the diagnosis, ठीक है। आप भी थक गए होंगे पैथोफिजियोलॉजी सुन सुन के। एंड डायग्नोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। एंड देयर इज़ अ स्पेशल स्कैनिंग विच इज़ नोन एज अ सेस्तामीबी स्कैनिंग। इसमें एक जो है ना कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है, जिसको हम मीबी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, मीबी, MIBI। ये स्कैन होता है, इट इज़ द बेस्ट रिलायबल मेथड फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द पैराथायरॉयड एडिनोमास, ठीक है, जो है ना आपके पास के मोस्ट कॉमन कॉज वही होता है, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ट रिलायबल जो ना आपके पास क्या मेथड फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द एडिनोमास। एडिनोमास कितने हैं, ठीक है, एक के या फिर दो है, उसके नंबर भी हमको ना ये सेस्तामीबी स्कैनिंग बता देता है, ठीक है। इफ़ स्कैनिंग इस मतलब कि ये जो स्कैनिंग है, सेस्तामीबी स्कैनिंग की जो इमेजेस हैं वो अगर प्रॉपर नहीं आती, वी विल मूव टू द 4D CT, ठीक है, वहाँ वो हम फिर 4D CT के ऊपर मूव करके जाएंगे, ठीक है, वो 4D CT करवाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द इमेजेस, ये तीनों क्या हैं, ये इमेजेस हैं, ठीक है। बाकी जो लेबॉर्ट्री चेंजेस आपको मिलेंगी, लेबॉर्ट्री चेंजेस मैंने आपको यहाँ पर ही बता दी थी, ठीक है। पैराथायरॉयड आपको रेज्ड मिलेगा इन द LFTs एंड हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा, इन हाइपोफॉस्फेटीमिया मिलेगा, एंड यू मे गेट दी जो ना आपके पास क्या नॉर्मल क्रिएटिनिन इसमें बिल्कुल नॉर्मल होगा, एंड नॉर्मल विटामिन D एज वेल, ठीक है, विटामिन D भी इसमें नॉर्मल होगा, ठीक है। ये जो ब्लड की चेंजेस है वो जो लेबॉर्ट्री चेंजेस है वो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल, इसमें क्या होगा, क्रिएटिनिन एंड नॉर्मल विटामिन D, रेज्ड PTH एंड रेज्ड कैल्शियम एंड लो और नॉर्मल फास्फेट। इसमें फास्फेट लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द लेबॉर्ट्री चेंजेस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या जो ना हाइपरकैल्सीमिया की जो ना डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा मैं मैनेजमेंट आपको बाद में बताता हूँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट है ये बता दूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सपोज हाइपरकैल्सीमिया का आपके पास क्या पेशेंट आया है, ठीक है। अब वो अक्यूट या फिर क्रोनिक है, वो आपको कैसे पता लगेगा, जो ना यूजुअली
यहाँ पर अगर 6 वीक या फिर 6 वीक ले लें या फिर जो ना आपके पास क्या 45 डेज़ ले लें, ठीक है, सिम्टम्स के बेस पर, ठीक है। अगर 45 डेज़ या फिर 1.5 मंथ ले लें, ठीक है, तो 1.5 मंथ से जो है ना कम होगा तो एक्यूट होगा, वो क्रोनिक होगा, बाद में होगा तो वो क्रोनिक है, ठीक है। मतलब क्या उससे ज़्यादा होगा तो वो क्रोनिक है, बाद में नहीं ज़्यादा होगा तो क्रोनिक है, ठीक है। अच्छा, तो अक्यूट, इफ़ अक्यूट है तो पीटीएच रेज्ड है या फिर पीटीएच कम है। इफ़ पीटीएच इज़ रेज्ड, if PTH is raised, consider the primary hyperparathyroidism and usually consider the mean syndrome. मीन सिंड्रोम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में कि मीन सिंड्रोम क्या होती हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं उसके। यहाँ पर आपने अगर PTH हाई है, यहाँ पर मैंने बताया ना उसमें प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन में मैंने बताया था, दिस अनसप्रेस्ड लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर PTH हाई है, कंसीडर द मीन सिंड्रोम, उसमें प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। एंड उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो थायराइड एडिनोमा होगा, ठीक है। अगर एक्यूट में PTH बिल्कुल लो है, कंसीडर द मैलिग्नेंसी, एंड मैलिग्नेंसी में रीनल ट्यूमर्स इज़ मोस्ट कॉमन, इसमें जो ना आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड रीनल ट्यूमर्स, दीज टू आर द बिग थिंग्स, ठीक है। सो एक्यूट में अगर PTH रेज्ड है तो मेन सिंड्रोम, अगर लो है तो मैलिग्नेंसी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड द रीनल ट्यूमर्स, ठीक है। एंड इफ हाइपरकैल्सीमिया इज क्रोनिक, इन क्रोनिक इफ there is low level of the PTH, consider the granulomas and familial hypercalciuric hypercalcemia, जो यहाँ पर मैंने बताया था, दिस वन फेमिलियल हाइपरकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, ये जो सिंड्रोम मैंने यहाँ पर बताई थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, PTH इसमें लो होगा, ठीक है, एंड इट इज़ अ क्रोनिक वन, एंड इन क्रोनिक लिथियम इज़ आल्सो अ क्रोनिक वन, एंड लिथियम टॉक्सिसिटी जो होती है वो बिल्कुल स्लो पॉइजनिंग होती है, लिथियम की पॉइजनिंग, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने याद करनी है इसमें। एंड इफ़ द PTH इज़ रेज्ड, कंसीडर द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विच मे बी द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ये मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बता दूंगा, ठीक है। एंड कंसीडर द मेन सिंड्रोम इन द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जो ना मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल रिहाइड्रेट द पेशेंट विद द, अच्छा इसमें कितना देना होता है, नॉर्मल सलाइन 500 ml पर आवर, 500 ml पर आवर आपने चलाना है, ठीक है। एंड फर्स्ट चीज़ ये आपने करनी है, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, देन यू हैव टू जो है आपके पास क्या फोर्स्ड डायूरेसिस देनी है, ठीक है। फोर्स्ड डायूरेसिस में आप क्या दे सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एंड जो ना आपके पास अच्छा हाँ, लूप डायूरेटिक्स आर द बेस्ट वन, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। एंड देन थर्ड आती है हमारे पास क्या, बिसफास्फोनेट्स में जो ड्रग आते हैं हमारे पास पेमीड्रोनेट आता है एंड जोलिड्रोनेट आता है, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक चीज़ चेंज भी होती है, ठीक है। बिसफास्फोनेट बिकम द फर्स्ट लाइन ड्रग when the calcium level is greater than 3.0 millimole per liter, it become the first line drug. And bisphosphonate जो ना आपके पास क्या ये they inhibit the osteoclastic activity in the जो ना आपके पास का bone and reduce the bone resorption and release of the calcium from the bones and reduces the level of the calcium in the blood as well, ठीक है। So this is important thing. And then we also use the जो ना आपके पास क्या calcitonin as well, and calcitonin inhibit the osteoclast, and it also increases the removal of calcium
from kidneys. This is important. We can use the bisphosphonate and the calcitonin as well, जो भी आपके पास क्या अवेलेबल हो, ठीक है. एंड एक इसमें एंटीबायोटिक होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाइकामाइसिन. इट इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है. इस तभी यूज़ करते हैं इसको, बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, ठीक है. एंड देन वी आल्सो यूज़ another drug which is known as a gallium nitrate. It also inhibit the bone resorption. And we also use the glucocorticoids. They increase the urinary excretion of the calcium, increase urinary calcium excretion, and they reduces the intestinal absorption of the calcium as well. Reduce the intestinal कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीज़ें करते हैं. एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीजेज द कैल्सिटोनिन फंक्शन एज वेल. दे इंक्रीज द कैल्सिटोन, उनका जो फंक्शन है कैल्सिटोनिन का उसको भी ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है. सो इन कॉम्बिनेशन विद द कैल्सिटोनिन वी गिव द पेडनिसोलोन. पेडनिसोलोन उसके फंक्शन को मतलब कि उस जो क्या कहते हैं इसके फंक्शन को इंक्रीज़ करेगा. एंड इट आल्सो एंड वो एक चीज़ उसमें एड ऑन करेगा, वो क्या होगी, इट रिड्यूसेस द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एज वेल. एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन तो कैल्सिटोनिन भी करेगा, ठीक है. एंड मतलब कि जो तीनों सोर्सेज हैं कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के, वो तीनों बंद हो जाएंगे, ठीक है. एंड वी आल्सो यूज़ द पर ओरल और IV फॉस्फेट एज वेल, ठीक है. एंड लास्ट वी prefer the dialysis if kidneys are not functioning well. So this is how these 9 points are of the medicine portion. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन को मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर पूरी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन भी यहाँ पर इसमें कवर हो गई, ठीक है. ये जो 9 जो ड्रग्स हैं ये मेडिकल इसका ट्रीटमेंट है. यहाँ पर अभी तक मैंने कोई सर्जरी की बात नहीं की, ठीक है. Now let's discuss the surgical treatment of the primary hyperparathyroidism. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ होती है मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी. मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी वी डिड इट फॉर द एंड वी आर डूइंग इट फॉर द सिंगल एडिनोमास. जो एडिनोमा होगा पैराथायरॉयड का वो अगर सिंगल है इन नंबर, वी विल डू द मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी. एंड सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन. इन बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन वी डू पैराथायरॉयडेक्टमी. उसमें हम क्या 3 जो है आपके पास क्या पूरे के पूरे पैराथायरॉयड निकाल देंगे एंड हाफ ऑफ द फोर्थ वन, ठीक है. एंड हाफ ऑफ फोर्थ, ये तीनों ये हम निकाल देंगे. इसमें ना हम ये अच्छा ये इंडिकेटेड कब होती है, व्हेन देयर इज़ नेगेटिव इमेजेस बिल्कुल नेगेटिव आ रही हैं सिस्टम EB में, ठीक है. एंड मैन सिंड्रोम है, मैन 1 है या फिर 2A है, ठीक है. और या फिर आपके पास क्या है, लिथियम है, लिथियम इंड्यूस्ड आपके पास क्या PT प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है. नेगेटिव इमेजेस में होंगी, नेगेटिव इमेजेस किसमें हो सकती हैं आपके पास क्या, मैन 1 एंड 2A में होंगी, ठीक है. लिथियम इंड्यूस्ड होगी तो उसमें भी हम बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है. एंड इसमें एक हम इंसिजन देते हैं. उस इंसिजन का आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए. वो एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, ट्रांसवर्स इंसिजन होता है. उस इंसिजन को बोलते इंसिजन को ट्रांसवर्स कॉलर इंसिजन होता है, कॉलर. उसको हम बोलते हैं क्या, कोचार्स इंसिजन भी बोलते हैं, ठीक है. KOCH कोचार्स इंसिजन, ठीक है. सो दीज 2 आर दी जो ना आपके पास. अच्छा एक चीज़ आप नहीं बोलना यहाँ पर, अगर मैन सिंड्रोम होगी तो उसमें हम थायमेक्टमी भी करेंगे, ठीक है, ठीक है. उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो नाम के पास क्या, उसमें थायमस को भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है. अच्छा सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिजीज़. परसिस्टेंट डिजीज़, परसिस्टेंट डिजीज़ का मतलब होता है रेज्ड कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल आफ्टर
6 वीक ऑफ सर्जरी, ठीक है। और एक चीज़ होती है आपके पास क्या, रिकरेंट डिजीज़। रिकरेंट डिजीज़ में कैल्शियम लेवल रेज्ड होगी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द सर्जरी, ठीक है। परसिस्टेंट डिजीज़ में 6 वीक है, रिकरेंट में 6 मंथ्स हैं, ठीक है। एंड अगर आपने पैराथायरॉयड निकाल दिया तो पैराथायरॉयड में अगर आपने निकाल दिया पूरा का पूरा, सो पेशेंट में गेट द हाइपोकैल्सीमिया इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। सो हाइपोकैल्सीमिया के आपको फीचर्स याद होने चाहिए, उसमें कुछ साइंस होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। इसमें एक शिवॉस्टेक की साइन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम फेस के ऊपर आप टैप करेंगे तो वहाँ पर आपके पास फेशियल फेस के ऊपर अगर आप परकस करेंगे तो जो फेशियल में वो आपके पास क्या स्टिमुलेट होगी, वहाँ पर आपके पास क्या फेशियल कंट्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ होती है ट्रॉशो साइन। ट्रॉशो साइन अगर आप बीपी कफ बांधेंगे, बीपी कफ बांधेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास क्या जो आम है, आम में आपके पास क्या स्पाज्म मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि कार्पोपीडियल स्पाज्म, विच इज सेकेंडरी टू द ऑक्लूजन ऑफ द आर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉशो साइन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसमें आपको क्या QT इंटरवल भी रेज्ड मिलेगा, एंड QRS भी जो नाम के पास क्या जो इंटरवल है वो भी आपको रेज्ड मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द फीचर ऑफ द permanent hypoparathyroidism, not the hypoparathyroidism. So just to prevent the hypoparathyroidism, we gave the per oral calcium and the vitamin D for the lifetime, ठीक है। सो ये अपने पेशेंट को बताना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, प्राइमरी वन, ठीक है, नॉट द सेकेंडरी वन। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।